Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Target Beer. गाइज आई होप आप लोगों के वाइवास अच्छे गए होंगे। काफ़ी लोगों के तो वाइवा हो चुके हैं और कुछ लोग हैं जिनके होने वाले हैं। आई होप उनके भी अच्छे ही जाएंगे बिकॉज सारी वीडियोस प्रैक्टिकल्स की मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, इनके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बता दीजिएगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यार बीएड का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी सीरीज़ चलाएं, तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड। मतलब क्या है, फिजिकल जो ग्रोथ होता है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा कौन से पीरियड में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है इन्फेंसी। जो 0 से पैदा होने से 2 साल तक जो पीरियड रहता है उसमें जो ग्रोथ होता है वो सबसे तेज़ी से होता है। ठीक है, आप देखेंगे डे बाय डे बच्चे में फ़र्क दिखेगा आपको। आप आज देख रहे हैं बच्चे को, 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा बच्चे में। तो इतनी तेज़ी से ग्रोथ होता है इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। अच्छा, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये मेन चीज़ है, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आएगा ही आएगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा या बुक में से पढ़ लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रोथ है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या है। फिजिकल ग्रोथ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, क्वांटिटेटिव ग्रोथ जो है आपकी कैसे होती है, आपकी हाइट, आपका वेट, वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ आपको दिख रही है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इमरेबल, या फिर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ तो एक पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स योर एवरीथिंग, योर फिजिकल ग्रोथ, योर मेंटल ग्रोथ, योर सोशल, इमोशनल, हर पार्ट में जो आप डेवलप कर अपना ह्यूमन बॉडी आपका डेवलप कर रहा है, आपका माइंड डेवलप कर रहा है। तो ये बोथ है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, आपका ग्रोथ भी हो रहा है और कुछ क्वालिटीज़ जो आपके अंदर आ रही हैं, जो स्किल्स आप गेन कर रहे हो, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो आपका माइंड मेच्योर हो रहा है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते ना फिगर्स में, वो क्वालिटेटिव है। तो डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से डेवलपमेंट किस किस तरह से होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, या फिर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सेल्फ, फिजिकल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल। देखिए जो मेन जो डेवलपमेंट होता है जिन जिन तरह से, फिजिकल होता है, कॉग्निटिव आपका माइंड से रिलेटेड, सोशल अपने आसपास के एरिया से रिलेटेड, इमोशनल आपके अंदर के जो इमोशंस हैं। इन 4 चीज़ों में मेनली आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, योर डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of human development? ठीक है, प्रिंसिपल आपको देखने हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल भी मैंने करवाए हुए। क्या इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, कॉन्टीन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, वो आपका मरते दम तक आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा, तो वो कॉन्टीन्यूटी में है। सीक्वेंशियलिटी मतलब सीक्वेंस में होता है, जो डेवलपमेंट है ना वो सीक्वेंस में होता है। जब बच्चा पैदा होता है पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, ठीक है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है, जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, पहले जनरल चीज़ें होंगी, उसके बाद पर्टिकुलर चीज़ें होंगी। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक है, रिवर्सिबल नहीं है। मतलब जो डेवलपमेंट 4 साल बाद होगा वो रिवर्स तो नहीं होगा ना, कि आप उल्टा तो नहीं जाएंगे ना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आगे ही बढ़ेगा, रिवर्सिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल में 4th इसका राइट आंसर है, रिवर्सिबल नहीं है आपका डेवलपमेंट।
There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. Cephalocaudal, proximodistal cephalocaudal, gross motor development, fine motor development. तो ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट है, ये हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है. कैसे अलग होता है? देखिए, किसी के आइज़ का कलर अलग है, हेयर्स का कलर अलग है, किसी कोई थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई टॉल है. मतलब आप देखेंगे कोई भी दो आइडेंटिकल इंसान आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे ही. फिजिकल में भी, मेंटली भी, आपके सोचने का, चलने का, बोलने का, हर चीज़ का तरीका आपका एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न होता ही है. ठीक है. येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो सब में सेम रहता है. वो कैसा रहता है? ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर. ग्रोस मोटर का मतलब है कि पहले ग्रॉस मोटर आपके हाथ पाँव, आप चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ आपकी तरफ कोई बॉल फेंकता है तो आप जस्ट अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, बच्चा हाथ आगे बढ़ाता है, बट स्पेसिफिकली वो बॉल को पकड़ नहीं पाता है. लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो फाइन मोटर स्किल्स आने लगते हैं, बच्चा कैच करने लगता है. ठीक है. राइट करने लगता है. पहले बच्चा सिर्फ स्क्रिबल करता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आते हैं कि वो राइटिंग करने लगता है. तो ठीक है. ग्रॉस मोटर कि आपका चलना, हाथ आगे बढ़ाना किसी की चीज़ की तरफ. लेकिन फाइन मोटर स्किल्स है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ, वही होगा जनरल टू स्पेसिफिक में आप जा रहे हैं. ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी. ठीक है. लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी कौन सी होती है इसमें से? 11 to 18. देखिए, लेटर चाइल्डहुड 11 से 18 में तो नहीं होगा, क्योंकि 13-14 में तो आपका टीनेज और एडोलेसेंस एज स्टार्ट हो जाता है. 18 to 24 भी नहीं होगा. बर्थ टू 6 लेटर चाइल्डहुड तो नहीं होगा. तो 6 to 11 आपका लेटर चाइल्डहुड है. ठीक है. द स्टेज प्री ऑपरेशनल इन पियाजे थ्योरी इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है? द चिल्ड्रन आर प्री डिटरमाइंड. द चिल्ड्रन हैव नॉट येट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस. जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हुआ होता है, उसके पास एक एबिलिटी नहीं आया होता है, मास्टरी नहीं आई होती है चीज़ों को समझने की, उनको करने की. ठीक है. इसलिए इसको प्री ऑपरेशनल कहा जाता है. ठीक है. द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, या फिर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. देखिए, जो बच्चे के सोचने का तरीका होता है ना, वो बड़ों से थोड़ा डिफरेंट होता है. देखने का नज़रिया जो होता है किसी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, बड़ा उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखेगा, लेकिन बच्चा उस प्रॉब्लम को अपने नज़रिए से देखेगा. तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है बड़ों से. सोचने का तरीका अलग वे में सोचते हैं बच्चे. ठीक है. 4th इसका सही आंसर है. पियाजे प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ये तो सिंपल ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा किस तरह से नॉलेज एक्वायर करता है, ये पियाजे ने बताया था. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ठीक है. 1st इसका सही आंसर है कि बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अपने एनवायरनमेंट में, अपने खुद की चीज़ों के, अपने खुद से एक्सपीरियंस से जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं वो. पियाजे ने बच्चों को, नन्हे वैज्ञानिक भी कहा था, लिटिल साइंटिस्ट कहा था, कि वो खुद से खोज करके अपनी नॉलेज एक्वायर करते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, observing the behavior of adults, belief in immense justice, reinforcement by teachers and parents. ठीक है. इसमें से क्या ज़रूरी है लर्निंग के लिए? एक्टिव, बच्चों को खुद से एक्सप्लोर करें एनवायरनमेंट को, ये ज़रूरी है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग. देखिए, ये इनकी स्टेजेस का, पियाजे के स्टेजेस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है. इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, मैंने अलग से जीन पियाजे की थ्योरी भी बनाई हुई है. देखिए, 3-4 टॉपिक है जो आपको इसमें से कवर करने हैं. एक तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जीन पियाजे की थ्योरी है,
ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी है और एरिक्सन की थ्योरी है। ये 4 टॉपिक्स प्लीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा या कोई वीडियो देख लीजिएगा, मैं भी आपको नीचे लिंक दे दूँगी, आप एक बार बाकी सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि ये जो MCQs हैं ये तो आपको जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन निकालने के लिए बेटा ये तो ठीक है आप देख रहे हो, इसके अलावा जो बेसिक है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप लोग काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा चीज़ों को जब हम रिपीटेडली देखते हैं या सुनते हैं ना तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। तो या तो वीडियोस देख लीजिए या 1-2 बार उनको पढ़ लीजिए, तो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें। अच्छा, ये क्या कह रहा है, जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग कम आता है, ये लास्ट स्टेज होता है, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग तो कंक्रीट ऑपरेशनल में भी आ जाती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उसको भी हम सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल आते हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, According to Piaget, during the first stage of development, a child learns best by using the senses. ये तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होने से 2 साल तक बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से नॉलेज अपने पास एक्वायर करता है बाय यूजिंग हिज सेंसेस। ठीक है, अपने सेंस से, अपनी सेंस के स्किल से वो नॉलेज एक्वायर करता है अपने 2 साल तक की एज तक का बच्चा। ठीक है, टॉय एज किसको कहा गया है? टॉय एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको पियाजे ने टॉय एज कहा था। ठीक है, ये आपका आ जाता है 2 से 6 साल के बीच में, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. इन 2 प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि जब ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसी में आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, उसी को आप यूज़ करके कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो होता है एसिमिलेशन। लेकिन अगर आप अपने ओल्ड स्कीमा में चेंज करके कोई नया इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वो हो जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। व्हेन शी इज़ गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग। शी हैज़ डैश ईटिंग। सीता को बताया गया था कि राइस और दाल को हम हाथ से खाते हैं, तो जब भी वो राइस और दाल को देखती है वो मिक्स करती है और हाथों से खाती है, तो इसका मतलब उसने उस चीज़ को एसिमिलेट कर लिया है अपने दिमाग में। ठीक है, कोई नया इन्फॉर्मेशन वो उसमें नहीं लगा रही है, उसको पता है कि वो उससे हाथ से खाते हैं तो वो हाथ से उस चीज़ को खाएगी। या दाल की जगह आप कुछ उसको कोई भी अलग सब्ज़ी दे देंगे, राजमा छोले या कुछ भी होगा, तो वो उसको पता है कि वो उसको हाथ से खाते हैं तो वो उसको हाथ से ही खाएगी, वो होगा एसिमिलेशन। लेकिन अगर उसको चेंज करके उसको चेंज करके आप स्पून दे देंगे या फॉक से कोई चीज़ खाने को बोलेंगे तो वो हो जाएगा उसका अकोमोडेशन। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस स्कीमा में चेंज ला रही है, चेंज ला के नया इन्फॉर्मेशन अडाप्ट कर रही है, तो हो जाएगा अकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही आप नया इन्फॉर्मेशन फिट कर रहे हैं तो वो है एसिमिलेशन। ठीक है, आप स्कीमा में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज, ठीक है, बचपन से अडल्टहुड के बीच में जो पीरियड होता है जो कनेक्ट करता है 2 पीरियड्स को, वो होता है एडोलेसेंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस गाइस सीटेट में भी आते हैं। अगर आप इनकी तैयारी करेंगे ना, आपकी थोड़ी थोड़ी सीटेट की तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी, क्योंकि सीटेट में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर यूजली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। कौन सी स्टेज में बच्चा थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो
जो स्टार्टिंग की प्री ऑप्शनल स्टेज होती है ना, 2 3 4 साल का बच्चा जो होता है, वो बच्चा अपनी ही दुनिया में होता है, वो सबको अपने नज़रिए से देखता है दुनिया को, ठीक है। तो उसको पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्टेज बोला था। और फॉर्मल अप्रेशल जो आपकी एडोलसेंस स्टेज होती है, उसमें भी बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है कि जो उसको पता है, उसको लगता है वही सही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग मीन्स मेडिसिन बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। एक बच्चे ने कहा कि हाइंस को, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो दिया गया था कोलबर्ग ने, हाइंस को मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसको मेडिसिन नहीं चुरानी चाहिए, नहीं तो अगर उसने ऐसा किया तो उसको जेल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। ठीक है, बच्चा मेडिसिन चुराने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि उसको डर है कि उसको जेल हो जाएगी। तो उसको किस चीज़ का डर है? उसको पनिशमेंट का डर है। तो सी थर्ड इसका सही आंसर है, द पनिशमेंट इन द ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है। In the context of Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. ठीक है, आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व होगा अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, तो यू शुड बी ऑनेस्ट। तो ये कौन सी मोरल रीजनिंग को दर्शाता है? गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, कोलबर्ग की स्टेजेस भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें एक स्टेज थी गुड गर्ल और गुड बॉय का इमेज रखने के लिए बच्चे इस तरह के काम करते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना कि मेरा एक अपने पेरेंट्स के सामने एक गुड गर्ल का इमेज बनाना है या गुड बॉय का इमेज बनाना है, तो इस वजह से मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी इज़ अ बिहेवियरल थ्योरी, इज़ अ स्टेज थ्योरी। एरिक्सन ने भी स्टेजेस दी थी, तो इट इज़ अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड कौन सा है? आपका 20 से 30 और 40 तक जो रहता है, उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है? एरिक्सन ने कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिए थे कि हर एज में हमें कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं, और हम उस क्राइसिस से कैसे बाहर आते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो जो यंग अडल्टहुड में कौन सा उन्होंने क्राइसिस बताए थे? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्योंकि 20 से 30-40 एज के बीच में ही एक इंसान की शादी होती है, उसकी फैमिली बनती है, उसका एक ट्रस्ट बनता है, उसको एक लाइफ पार्टनर मिलता है। तो लाइफ पार्टनर अगर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसकी ट्यूनिंग उसके साथ होगी तो इंटीमेसी रहेगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया उसके अकॉर्डिंगली, तो जो पर्सन है वो आइसोलेट फील करने लगता है। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डेवलपमेंट क्राइसिस अक्कर व्हेन द ईगो फेसेस ओवरवेलमिंग एंजाइटी। अर्ली डेवलपमेंट क्राइसिस वन सोर्स ऑफ लेटर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज। ऑल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्राइसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी उन्होंने स्टेजेस बताई थी, सब में कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं, और उस क्राइसिस के बाद ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो फोर्थ इसका सही आंसर है, ऑल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्राइसिस। According to Erikson's 8 stages of psychosocial development, during which age does the psychological stage of trust versus mistrust develop? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कब होता है? ये बिल्कुल ही पहली स्टेज है एरिक्सन की, इन्फेंसी स्टेज है। ठीक है, जब बच्चा बहुत ही मासूम होता है, वो खुद से कुछ बोल नहीं सकता, तो टाइम पर अगर उसको पूरी केयर मिले, उसको खाना मिले, उसकी ज़रूरतें अगर पूरी हो रही हैं, तो उसको एक ट्रस्ट का उसका एक बिहेवियर बनता है। और अगर उसको ये सब चीज़ें ना मिले, तो एक उसको अकॉर्डिंग टू एरिक्सन उसके अंदर एक मिसट्रस्ट का एक बिहेव आ जाता है कि फिर वो जल्दी से विश्वास नहीं करता लोगों पे। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये पहली स्टेज थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन्फेंसी में। At what time of life does Erikson stage industry versus inferiority occur? ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी कब होती है? ये 6 से 12 साल के बीच में होती है, और इसको स्कूल एज कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, अपने पेयर्स के बीच में जाने लगता है, अगर उसको टीचर्स के थ्रू मोटिवेशन मिलता है, अपने पेयर ग्रुप में वो कॉन्फिडेंट फील करता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो वो अपने आप को
इन्फीरियर फील करने लगता है, अपने पीयर्स के बीच में वो इन्फीरियर फील करने लगता है। ठीक है, ये हो गई स्कूल एज की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। बच्चों के लिए ये बात सही है लर्निंग के लिए कि जो बच्चे हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए और चीज़ों को लर्न करने के लिए। ठीक है, या फिर चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। हेरिडिटी से या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर पनिशमेंट की वजह से नहीं, बच्चे जो हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। आप देखेंगे जो जैसे जैसे बच्चा बोलना सीखता है, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा, उनके अंदर बहुत सी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं। वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये रेड क्यों है, ये ब्लू क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, स्टार्स शाइन क्यों करते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर आगे डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट में कि हम बच्चे को कैसे नर्चर करते हैं, कैसे हम उसके उन क्वेरीज को हेल्प करते हैं डेवलप करने में। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशलाइजेशन। क्या है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं उसको अडाप्ट करें, उसमें एडजस्ट करें और अपने आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी लोग हैं, जो भी कल्चर है, उसमें आप ढल सकें। ठीक है, उसको अडाप्ट कर सकें। दिस इज़ बेसिकली सोशलाइजेशन। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। सबसे ज़्यादा सोशल हम कब होते हैं? टीन एज में बच्चा, आप देख लीजिएगा, टीन एज में बच्चे सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होते हैं। फ्रेंड सर्कल इतना बढ़ने लगता है, सोशल ग्रुप से इतना बढ़ने लगता है, तो एडोलेसेंस इसका राइट आंसर है। ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपकी जो पर्सनैलिटी है खाली हेरिडिटी, एनवायरनमेंट या अपब्रिंगिंग, एजुकेशन पे नहीं है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो दोनों पे डिपेंड करती है। हेरिडिटी जो हमें जीन से, जो हमारे पेरेंट्स से वो मिला है, एनवायरनमेंट के अंदर तो काफ़ी कुछ आ जाता है। कहाँ हम रह रहे हैं, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट, हमारे नेबरहुड, हमारा स्कूल, हमारे कोलीग्स, हमारे पेयर्स, जितना भी है कल्चर वगैरह, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। तो हमारी पर्सनैलिटी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। मुझे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, देखिए मैंने कोशिश किया है कि इसमें सारे टॉपिक्स को मैं टच करूं और जितने क्वेश्चंस मैं निकाल सकती थी उसमें से मैंने निकाले हैं। इसके अलावा भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार बाकी वीडियोस भी देखें या एक बार रीड कर लें सभी टॉपिक्स को जो जो मैंने आपके बताए हैं, जीन पियाजे का, कोलबर्ग का, एरिक्सन का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन सबको एक एक बार पढ़ ले। एक एक बार स्टेजेस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज में क्या हुआ था, कौन सी स्टेज की एज क्या है। ठीक है, बेसिक्स अगर आपको आइडिया होगा ना, आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे, इतना कुछ ऐसा टफ आएगा नहीं। तो ऑल द बेस्ट, एक बार जल्दी से मिलेंगे एक नई वीडियो में। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।